नमस्कार। कभी सोचा है कि वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट्स एक तारे की दूरी या फिर एक एटम के साइज को कैसे माप लेते हैं? असल में वे सभी एक ही भाषा बोलते हैं। ये भाषा है नंबर्स और यूनिट्स की। तो चलिए आज इसी यूनिवर्सल लैंग्वेज के राज को समझते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये भाषा है क्या? क्या ये मैथ्स है या कोई सीक्रेट कोड? सच तो ये है कि इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे सामने ही छिपा हुआ है। जी हाँ, माप यानी मेजरमेंट। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। किसी भी चीज को मापने की काबिलियत ही हमें इस दुनिया को समझने, उससे डिस्क्राइब करने और यहाँ तक कि उसे बदलने की ताकत देती है। यही तो विज्ञान की नींव है। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अगर मेजरमेंट एक भाषा है, तो फिर इसकी कोई वर्णमाला, कोई अल्फाबेट भी तो होनी चाहिए। और फिजिक्स में ये वर्णमाला 7 फंडामेंटल यूनिट्स से बनी है। सिर्फ 7? सुनने में तो बहुत कम लगता है ना? पर जरा सोचिए, ये कितना कमाल का है कि हमारे आसपास की हर फिजिकल चीज, मतलब एक छोटे से कण से लेकर एक बहुत बड़ी गैलेक्सी तक, सब कुछ बस इन्हीं 7 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके बताया जा सकता है। और ये रही वो 7 इकाइयां। लंबाई के लिए मीटर, वजन या कहें द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड और ऐसे ही बाकी भी। इन्हें फिजिक्स के अक्षर समझ लीजिए। इन्हीं से हम स्पीड, फोर्स और एनर्जी जैसे शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो अब जब हमारे पास अल्फाबेट्स आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि हम इससे कितने बड़े और कितने छोटे शब्द बना सकते हैं। ये सफ़र हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों से लेकर सबसे छोटे कणों तक ले जाएगा। तो शुरुआत करते हैं लाइट ईयर से। अक्सर लोग इसे समय की यूनिट समझ लेते हैं, लेकिन ये असल में दूरी यानी डिस्टेंस की एक बहुत बहुत बड़ी यूनिट है। ये वो फासला है जो लाइट एक पूरे साल में तय करती है। और ये दूरी है कितनी? लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। ये इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। इसी का इस्तेमाल हम तारों और गैलेक्सीज के बीच के फासले को बताने के लिए करते हैं। लेकिन क्या इससे भी बड़ी कोई यूनिट है? बिल्कुल है। एस्ट्रोनॉमर्स पारसेक का इस्तेमाल करते हैं, जो लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट है। एक पारसेक लगभग 3.25 लाइट ईयर्स के बराबर होता है। जब दूरियां बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं, तब साइंटिस्ट को ऐसी बड़ी बड़ी यूनिट्स की जरूरत पड़ती है ताकि नंबर्स मैनेजेबल रहें। तो देखिए, एक तरफ हमारे पास पारसेक है जो गैलेक्सीज के बीच का फासला नापता है, और दूसरी तरफ हमारे पास एंगस्ट्रॉम जैसी यूनिट्स हैं। ये 1 मीटर का 10 अरबवां हिस्सा होती हैं और एटम्स का साइज नापने के काम आती हैं। ये दिखाता है कि मेजरमेंट की ये भाषा कितनी वर्सेटाइल है। और हाँ, ये भाषा सिर्फ बहुत बड़ी या बहुत छोटी चीज़ों के लिए ही नहीं है। ये तो हमारी दुनिया को भी डिस्क्राइब करती है। हम पास्कल में टायर का प्रेशर मापते हैं, हॉर्स पावर में इंजन की ताकत, डॉब्सन में ओजोन लेयर की मोटाई और फैदम में समंदर की गहराई। अच्छा, तो हमने अल्फ़ाबेट और शब्द तो सीख लिए। अब वक्त है थोड़ी ग्रामर पर ध्यान देने का। फिजिक्स में ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई क्वांटिटी सिर्फ कितनी है या कितनी और किस दिशा में है। और यहीं पर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की एंट्री होती है। तो सबसे जरूरी बात यह है, स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ वैल्यूज जैसे स्पीड या डिस्टेंस। 50 किलोमीटर प्रति घंटा एक स्केलर है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, जैसे वेलोसिटी। 50 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर, ये एक वेक्टर है। ये छोटा सा फर्क फोर्स और एक्सेलरेशन जैसी चीजों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो हम इन सभी यूनिट्स और कॉन्सेप्ट्स का असलियत में इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसके लिए साइंटिस्ट्स के पास इंस्ट्रूमेंट्स का यानी औजारों का एक पूरा टूलकिट होता है। और हर औजार एक खास चीज को मापने के लिए ही बनाया गया है। इस टूलकिट में ना जाने कितने ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक लक्स मीटर लाइट की इंटेंसिटी मापता है, तो वहीं एक स्टेथोस्कोप दिल की धड़कन की आवाज, टेलीस्कोप हमें तारों तक ले जाते हैं, और ओम मीटर हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। हर इंस्ट्रूमेंट इस यूनिवर्सल भाषा का एक सेंटेंस बोल रहा है। आखिर में सारी बात इसी एक आइडिया पर आके टिक जाती है। चाहे कोई डॉक्टर हो जो दिल की धड़कन सुन रहा हो, या कोई एस्ट्रोनॉमर जो एक दूर की गैलेक्सी को देख रहा हो, वे दोनों एक ही बेसिक काम कर रहे हैं, हमारे यूनिवर्स को समझने के लिए मेजरमेंट की भाषा का इस्तेमाल करना।
इससे एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। हमने इतना कुछ मापना सीख लिया है, लेकिन क्या कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमेशा हमारी समझ और हमारे माप से परे रहेंगी? सोचिएगा जरूर। अपने आसपास की दुनिया को समझते कैसे हैं? लंबाई, वजन, रफ्तार, इन सब के पीछे ना एक भाषा छिपी हुई है। तो आज हम भौतिकी की उसी भाषा को समझने वाले हैं, यानी भौतिक मात्राएं और उनके मात्रक। ये सवाल बहुत सीधा साधा लगता है ना, पर असल में हमारी पूरी हकीकत को मापने का तरीका क्या है? सबसे छोटी जगह से लेके सबसे बड़ी दूरी तक हर चीज को समझने की शुरुआत इसी एक सरल से सवाल से होती है। हम इसे मापते कैसे हैं? तो किसी भी बड़ी और मुश्किल माप की शुरुआत एक बहुत ही सरल आइडिया से होती है, किसी स्थान, किसी जगह का वर्णन करना। ये कुछ ऐसा है जैसे भौतिकी की भाषा का पहला अक्षर सीखना। मतलब इससे पहले कि हम चलें, हमें ये तो सीखना होगा कि हम खड़े कहाँ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्षेत्रफल से। सोचिए कि एक कमरे में कालीन बिछाना है। अब हमें कितनी कालीन चाहिए, ये जानने के लिए क्या करेंगे? बस उसकी लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे। यही तो है क्षेत्रफल, किसी भी सतह का माप। अच्छा, अब उस कालीन वाले कमरे में एक और डायमेंशन, एक और आयाम जोड़ते हैं, ऊंचाई। तो अब हमारे पास है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे ही इन तीनों को मिलाते हैं, हमें मिल जाता है आयतन। ये हमें बताता है कि उस कमरे के अंदर कितनी जगह है, कितना सामान आ सकता है। तो जगह को मापना तो हमने सीख लिया, लेकिन दुनिया रुकी हुई तो है नहीं। चीजें हिलती हैं, बदलती हैं। तो अगला सवाल यह है कि हम इस बदलाव को, इस हरकत को कैसे मापते हैं? और यहीं से खेल में आता है समय। गति यानी मोशन असल में है क्या? ये बस समय के साथ किसी चीज की स्थिति में होने वाला बदलाव है। ये एक आसान सा आइडिया है जो हमें ठहरी हुई चीजों की दुनिया से निकालकर एक चलती फिरती गतिशील दुनिया में ले जाता है। लेकिन सोचिए, गति हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती। जब कोई गाड़ी रुकने के बाद रफ्तार पकड़ती है या ब्रेक लगाने पर धीमी होती है, तो रफ्तार में होने वाले इसी बदलाव को हम त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। यह हमें बताता है कि किसी चीज की रफ्तार कितनी तेजी से बदल रही है। ठीक है, तो चीजें चलती हैं और उनकी गति भी बदलती है, पर क्यों? ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब हमें फिजिक्स के दो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स में मिलता है, बल और ऊर्जा। तो चीजें अपने आप क्यों नहीं हिलती? क्योंकि उन्हें एक धक्का या खिंचाव चाहिए होता है। और ये जो अदृश्य धक्का या खिंचाव है ना, जो रुकी हुई चीज को चला सकता है या चलती हुई चीज की दिशा बदल सकता है, बस वही बल है। और इसे मापने का एक बहुत ही मशहूर फॉर्मूला है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण के। मतलब सीधी सी बात है, किसी भारी चीज को तेजी से हिलाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, है ना? और इसकी यूनिट है न्यूटन, महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के सम्मान में। अब ये तीनों आइडियाज यानी बल, कार्य और शक्ति आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? जरा सीढ़ियां चढ़ने के बारे में सोचिए। बल क्या है? वो धक्का जो हमारे पैर लगाते हैं। कार्य, जब उस धक्के से हमारा शरीर ऊपर तक जाता है। और शक्ति, भाई कोई कितनी तेजी से सीढ़ियां चढ़ता है, वही उसकी शक्ति है। अब बात करते हैं ऊर्जा की। मोटे तौर पर इसके दो रूप हैं। एक है गतिज ऊर्जा यानी करने वाली एनर्जी, जो चलती हुई चीजों में होती है, और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा यानी इंतजार करने वाली एनर्जी, जो किसी चीज में स्टोर होती है, जैसे किसी पहाड़ी की चोटी पर रखा हुआ एक पत्थर। चलिए, बेसिक बातें तो हो गईं, अब कुछ मजेदार और खास मात्रकों की बात करते हैं। देखते हैं कि इन आइडियाज का इस्तेमाल और कहां-कहां होता है। ये देखिए, ये हमारे सोर्स मटेरियल का एक हिस्सा है। इसे आप फिजिक्स की दुनिया की एक डिक्शनरी समझ सकते हैं। हमने अभी तक जिन भी मात्रकों की बात की, मीटर, न्यूटन, उन सबको यहीं पर स्टैंडर्डाइज किया जाता है। ये पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन भाषा बनाने जैसा है। और इस लिस्ट में ना कुछ बड़ी हैरान करने वाली चीजें भी मिलती हैं। जैसे, क्या किसी ने सोचा है कि सोने की शुद्धता को साइंटिफिकली मापने के लिए भी एक खास डिवाइस होता होगा? जी हाँ, कैरेटोमीटर, ये वही डिवाइस है। और सिर्फ सीधी लाइन की ही बात नहीं होती। जब कोई चीज घूमती है तो उसके घूमने के एंगल को मापने के लिए भी एक खास यूनिट है, रेडियन। कभी-कभी तो मीटर और किलोमीटर जैसे यूनिट्स भी बहुत छोटे पड़ जाते हैं। सोचिए, जब हमें ग्रहों और तारों के बीच की दूरी मापनी हो, तब क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास है खगोलीय मात्रक
यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये पृथ्वी और सूरज के बीच की औसत दूरी के बराबर है। कमाल है ना, हम कितने बड़े पैमाने पर चीजों को समझने के लिए नई नई भाषा बना लेते हैं। तो देखिए, ये सब सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, ये हमारी आज की दुनिया की बुनियाद हैं। अब जाते जाते एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, अगर ये मानक मात्रक नहीं होते तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी एक चीज है जो बिल्कुल नामुमकिन हो जाती? हमारे घर, हमारे स्मार्टफोन या कुछ और? सच तो यह है कि इन मात्रकों के बिना हमारी पूरी दुनिया का ढांचा ही ढह जाएगा। इस सोचने वाली बात है ना? नमस्कार। कभी सोचा है कि हम इस विशाल दुनिया को, मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी है, उसे हम समझते कैसे हैं? असल में इसका जवाब उन कमाल के उपकरणों में छिपा है जो विज्ञान को मुमकिन बनाते हैं। तो आज हम उन्हीं की दुनिया में उतरेंगे। तो सवाल यही उठता है कि शुरुआत कहां से होती है? ये इतनी बड़ी, इतनी उलझी हुई दुनिया, जिसमें इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, हम इसे समझना शुरू कैसे करते हैं? जवाब सुनने में बहुत आसान है, लेकिन बहुत गहरा है। हम इसे मापते हैं। किसी भी चीज को मापने से ही हम उलझन को सुलझाते हैं, और जो चीज अनजान है उसे जानने की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। और यहीं पर हमारा आज का सोर्स मटेरियल सामने आता है। ये जो चार्ट है ना, ये वैज्ञानिक उपकरणों का एक खजाना है, एक तरह की गाइड जो हमें ये समझने में मदद करेगी कि हम अपने चारों तरफ की हर चीज को आखिर मापते कैसे हैं। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले अपने आसपास की दुनिया से ही शुरू करते हैं। हवा, बारिश, ऊंचाई। आइए उन उपकरणों पर एक नजर डालते हैं जो हमें बताते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। ये सारे उपकरण रोजमर्रा के मौसम के पीछे छिपे विज्ञान को सामने लाते हैं। अब चाहे वो अल्टीमीटर हो जो बताता है कि हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर है, या फिर एनेमोमीटर जो हवा की रफ्तार बताता है, ये सब मिलकर हमें आने वाले कल का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। चलिए जरा बैरोमीटर पर फोकस करते हैं। ये हवा के दबाव में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को भी पकड़ लेता है, और बस यही बदलाव हमें एक इशारा दे देते हैं कि आगे तूफान आने वाला है या मौसम साफ रहेगा। मौसम की भविष्यवाणी के लिए ये एक बहुत ही जरूरी औजार है। अच्छा, अब पर्यावरण से आगे बढ़कर बात करते हैं मोशन, यानी गति की। गाड़ियां कैसे चलती हैं? इंजन कितनी ताकत पैदा करते हैं? इन सवालों के जवाब हमें कुछ बहुत खास उपकरणों से मिलते हैं। स्पीडोमीटर तो हम सबने देखा ही है, लेकिन असली हीरो तो पर्दे के पीछे हैं, जैसे टैकोमीटर और डायनोमोमीटर। ये समझिए कि इंजीनियरिंग के दिल की धड़कन है जो ये पक्का करते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें और इंजन ठीक से और सुरक्षित तरीके से काम करें। अब इस लिस्ट में जो एक बहुत ही दिलचस्प चीज है वो है गायरोस्कोप। आप इसे एक बहुत ही एडवांस्ड, तेजी से घूमने वाले लट्टू की तरह सोच सकते हैं जो अपनी जगह पर एकदम स्थिर रहता है। और इसी सिद्धांत की वजह से हवाई जहाज, पनडुब्बियां और यहां तक कि हमारे स्मार्टफोन्स भी अपनी दिशा बनाए रखते हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि मापने की दुनिया सिर्फ उन चीजों तक ही सीमित नहीं है जिन्हें हम छू सकते हैं या देख सकते हैं। असल में कुछ सबसे ताकतवर चीजें वो हैं जो हमारी आंखों को दिखाई ही नहीं देती। तो चलिए अब उस अदृश्य दुनिया में कदम रखते हैं। बिजली, आवाज, गर्मी, ये ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। तो फिर इन्हें मापने के लिए हमें कुछ खास आंखों की जरूरत पड़ती है। अमीटर से लेकर पायरोमीटर तक ये वो उपकरण हैं जो फिजिक्स की इन अनदेखी शक्तियों को हमारे लिए देखने और संभालने लायक बनाते हैं। सोचिए, इनके बिना हमारी आज की दुनिया जो पूरी तरह बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स पर चलती है वो तो मुमकिन ही नहीं होती। जैसे कि अमीटर को ही ले लीजिए, ये बहुत ही सरल सा उपकरण है जो करंट के बहाव को मापता है, लेकिन हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिजाइन करने, बनाने और ठीक करने के लिए ये बेहद जरूरी है। ये हमारे तकनीकी समाज की नींव का एक पत्थर है। अच्छा, यहाँ एक आम कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, लेकिन ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें मापते हैं। सीधी सी बात है, हाइग्रोमीटर हवा में नमी मापता है और हाइड्रोमीटर पानी या दूसरे तरल पदार्थों का घनत्व यानी डेंसिटी मापता है। अब माप को एक लेवल और गहरा ले जाते हैं। सिर्फ बाहर की दुनिया ही नहीं, बल्कि चीजों के अंदर क्या है, वो कितनी शुद्ध हैं, उनका घनत्व कितना है। चलिए अब इसे मापने वाले उपकरणों को देखते हैं। ये उपकरण फूड साइंस और केमिकल इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स में क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी हैं। यही पक्का करते हैं कि हम जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो शुद्ध हैं, सुरक्षित हैं और उनकी मात्रा सही है। लैक्टोमीटर इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है।
ये दूध की डेंसिटी को मापकर झट से बता सकता है कि उसमें पानी मिलाया गया है या नहीं। है तो एक छोटा सा उपकरण, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की क्वालिटी पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो जैसा हमने अब तक देखा, हर खास सवाल का जवाब देने के लिए एक खास उपकरण बनाया गया है। मतलब ये सिर्फ नापने तोलने की बात नहीं है, ये इंसान की जिज्ञासा और हर चीज को समझने की उसकी चाहत के बारे में है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि हर सवाल के लिए विज्ञान एक नया औजार बनाता है। माप के जरिए ही हम अंदाजों को ठोस आंकड़ों में बदल पाते हैं। असल में ये सभी उपकरण हमारी ही आंखों और हाथों का विस्तार हैं, जो हमें वो दुनिया दिखाते हैं जिसे हम वैसे नहीं देख सकते। इसे कुछ इस तरह से भी सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में हम जब भी कोई सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब सुनने के लिए हम एक नया तरीका ही बना डालते हैं। हर एक उपकरण हमारी इसी खोज और इनोवेशन की भावना का सबूत है। और ये सब हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये उपकरण उस दुनिया को मापते हैं जिसे हम जानते हैं, लेकिन भविष्य के अनजाने रहस्यों जैसे डार्क मैटर या किसी दूसरे ग्रह पर जीवन, उन्हें मापने के लिए आखिर किन नए उपकरणों का आविष्कार करना होगा? यही वो सवाल है जो विज्ञान को हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा।